बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सिंध असम्बली ने बलदियाती निज़ाम का नया बिल मंजूर किया है और इस पर तमाम सियासी जमातें जो कराची की सियासत के अंदर सरगर्म हैं वो एतराज़ कर रही हैं। जमात इस्लामी हो, पाक सरजमीन पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, आखिर इस कानून में ख़राबी है क्या और एहतजाज की वजह क्या है, आज इसका खोज लगाने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, कराची के मेहर रहे हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और उन्हीं से पूछेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बताइएगा कि ये सारा कुछ जो शोर मचा हुआ है ये है क्या। और आज ही इसी हवाले से मुर्ज़ा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले उनके बात सुन लेते हैं। उन्होंने आपके हवाले से भी कुछ बातें की हैं, उसका जवाब भी आपसे हम लेना चाहेंगे। पहले मुर्ज़ा वहाब साहब की बातें सुन लें, ज़रा सुनाएं ज़रा। मफलूज, टूटा फूटा, माजूर बल्दियाती निजाम फिर इन शहरों पर मुसल्लत किया जा रहा है। बुनियादी जमहूरियत को और अल्टीमेटली सिंध को डिमोलिश करने का एक इरादा है। सिंधु देश के ख्वाब को पालने की जिम्मेदारी अब पीपुल्स पार्टी ने गोद ली। जो रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं हम इख्तियार करेंगे। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर, इनको मुकम्मल तौर पर मफलूज और मुअत्तल कर दिया गया। 11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, कराची का मुस्तकबिल का फैसला कर। हमारे पास रास्ता सजा हुआ है। पैसे की अपनी सूबाई हुकूमत के असर रसूख की बुनियाद के ऊपर ये सब करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। अगर ये कानून चैलेंज होता है और स्ट्राइक डाउन होता है, इलेक्शन वक्त पर नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब वो खुद राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कराची वालों को दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने क्यों शायद खान अब्बासी को वोट दिया था वजीर आजम बनाने के लिए, क्यों उन्होंने इमरान खान को वोट दिया। इस निज़ाम को ये चैलेंज करना चाह रहे हैं। ये तो आपकी डिमांड थी मेरे भाई, हम कौन से इख्तियारात छीन रहे हैं, हम तो और इख्तियारात दे रहे हैं। कराची की हर सड़क को कमर्शलाइज कर दिया गया। बल्दियाती इख्तियारात होने चाहिए इनके पास, लेकिन ये इस तरह आने वाली नस्लों का बिगाड़ पैदा करने के इख्तियारात इनके पास नहीं होने चाहिए। यार मुस्तफ़ा कमाल साहब वो चाहते हैं मैं उनको कुछ कहूँ ताकि मेरे कहने पर वो कुछ कहें। मुस्तफ़ा कमाल साहब को छोड़ दीजिए आप। जी मुस्तफ़ा भाई, आपने गुफ्तगू सुनी, तमाम सियासी जमातों ने इस पर जो किए हैं एतराज़ात, और मुर्ज़ा वहाब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी आखिरी हिस्सा, तो ख़ास तौर पर हम भी चाहेंगे आप इसका जवाब दें। आखिर मसला है क्या और क्यों ये जो है नया तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली सिंध में बड़ी बदकिस्मती रही है कि 13 सालों से पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है दुनिया के बदतरीन इंसानों के रहने की जगह बन गई सिंध। ऑफिशियली 10,242 अरब रुपए मिले हैं 13 सालों में वफाक से सिंध को, 10,242 अरब रुपए। और आज सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है। लाड़काना में बच्चे को कुत्ता काटता है, 10 शहर क्रॉस करके वो कराची आता है बच्चा और मां की गोद में तड़प तड़प कर जान दे देता है, वैक्सीन नहीं लगती है। 2300 अरब रुपए इन्होंने खर्च किए हैं, बकौल इनके अपने रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, एजुकेशन पे। 70 लाख बच्चे जिनकी एज है, उम्र है स्कूलों में जाने की, वो स्कूलों से बाहर हैं सिंध में। और यहां पर करप्शन का ये हिसाब हो गया है कि पहले तो लोग परसेंटेज पूछते थे ना कि भाई कितने परसेंट करप्शन कमीशन यहां पर है, 20%, 30%, 40%, 10%। अब गजब खुदा का ये हो गया है कि अब यहां का एडमिनिस्ट्रेटर ये कहता है, जो इन्होंने ऑफिसर लगा रखे हैं, वो कहता है ठेकेदार से, कहता है किसी भी प्रोजेक्ट के बाद कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, वो कहता है 13% to 15%। कहता है ये कैश पकड़ो, 13% फाइल पे साइन करो, सारे प्रोजेक्ट के पैसे निकाल कर हमारे हवाले कर दो। यानी कि एक सड़क बनाने के ठेके के ऊपर कोई वहां पर जाकर ट्रैक्टर भी नहीं चला रहा, झाड़ी भी नहीं साफ कर रहा, और सड़क कागजों में बनकर इनके जेबों में पैसे जा रहे हैं। अब उस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, जिसने पहले ही 2013 में बहुत सारे इख्तियारात ले लिए थे, जिसमें आप इमेजिन करें कि 2013 में से लेकर अब तक वजीर आला सिंध जो है वो गटर लाइनों के इंचार्ज थे, पानी की लाइनों के इंचार्ज थे। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो कि किसी भी महज़ब माशरे में लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, वो वजीर आला उसके और वजीर उसके इंचार्ज थे। तो ये तो नौबत थी। अब उन्होंने क्या किया, इस पे भी इनका दिल नहीं भरा, तो अभी आपसे 2 दिन पहले उन्होंने उस 2013 के बिल में उन्होंने एक और तरमीमी अमेंडमेंट कर दिया है उसमें, और उसमें ये कर दिया है कि वो जो बिल्कुल बाय बर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इदारे थे और हेल्थ और एजुकेशन के इदारे थे, कॉलेजेस थे, हॉस्पिटल्स थे, वो सब कुछ, इसके अलावा जो रेवेन्यू के वेन्यूज थे वो सब कुछ, और इसके अलावा
इलेक्शन जो मेयर का होना है उस पे ये इन्होंने कर दिया उसी अमेंडमेंट में कि भाई कोई अगर यूसी चेयरमैन बने ना बने, काउंसलर बने ना बने, वो मेयर बन सकता है। नहीं, मैं भी जाके बन सकता हूं मुसा भाई, मैं काउंसिल का मुसा भाई मैं लाहौर से जाके बन सकता हूं। मुझे साहब जी जी एग्जैक्टली एंड सर, आप तो अगर बन जाएंगे ना तो हम तो ये एहतजाज भी वापस ले लेंगे, कोई हमें मसला नहीं है। कोई किरदार वाला कोई किरदार वाला कोई और ये सब कोई किरदार वाले आदमी को मेयर बनाने के लिए इन्होंने ये अमेंडमेंट नहीं की। इन्होंने ये अमेंडमेंट इसलिए किया है कि अगर फर्ज करें अगर ये सब कुछ करने के बाद भी ये अपनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर सकते शहर के अंदर, और जो कि नहीं कर सकेंगे इस जुल्म के बाद, तो इन्होंने ये प्लान किया है कि शो ऑफ हैंड जो पहले था कि एक काउंसलर शो ऑफ हैंड करके मेयर मुंतखब करता था, अब उसको सीक्रेट बैलेटिंग कर दी है। और सीक्रेट बैलेटिंग आपको पता है इस मुल्क में जहां पर सेनेटर्स बिकते हैं, जहां पर एमएनएस बिकते हैं, जहां पर जो है वो एक माइनॉरिटी नंबर्स वाले लोग अपने सेनेट के चेयरमैन बना लेते हैं, वहां पर औरिया साहब ये काउंसलर क्यों नहीं बिकेगा? वो लाखों में बिकते हैं सेनेटर, करोड़ों में, ये हजारों में बिकेंगे। तो इसमें कल आपको ये सरप्राइज ना हो कि कल आप अगर ये समझें कि कोई एक पार्टी जो कि इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रही उसका मेयर आ गया। ये कराची में हो सकता है, ये सिंध में हो सकता है। हम ये सर ऐसा है कि देखिए कराची में एक खून और आग की होली खेली गई है 3 डेकेड्स तक। दुश्मन मुमालिक यहां पर इन्वॉल्व हैं। मेरा यह कहना है कि आपको पता है पिछले 1 हफ्ते में 3 खुदकुशियां जवानों की हुई हैं। आपका क्या ख्याल है कि 3 करोड़ की आबादी इसी तरह से मायूस होकर सब लोग खुदकुशी कर लेंगे? नहीं। और यार साहब, मुझे नजर आता है, दिखता है कि अगर पीपल्स पार्टी का यह रवैया रहा तो खुदा की कसम यहां पर खून खराबा होगा, लोग हमारी अमन की बात भी नहीं मानेंगे। और दुश्मन मुमालिक यहां पर पेनिट्रेट जो कि पहले किए हुए थे, वो पेनिट्रेट करके दोबारा एक्सप्लॉइट करेंगे सारी सिचुएशन को। फिर आप आ जाएंगे बंदूक लेकर उनको मारने के लिए, पकड़ने के लिए, लापता करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि भाई कल का दहशतगर्द पीपल्स पार्टी आज बना रही है सर, आज कोई इसको रोके ना। सही है। अच्छा मुसाब, ये बताइए कि इस सारे ऐसे लगता है कि कराची एक मुकम्मल ट्रांजिशन में 1980 से चला आ रहा है, कोई उसका एक मुस्तकबिल हाल की सूरत नहीं बनी। आपका एक एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उसके। नेमतुल्लाह साहब का फुट स्टेप के ऊपर आप चले और आपने वहां पर रुके नहीं बल्कि उससे आगे उसको लेके आए। असल मसला यह है कि क्या होना चाहिए। देखा, ये जो एक्ट पड़ा है ये तो लोकल गवर्नमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के मुंह के ऊपर एक जिसे कहते तमाचा है, एक कालक है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी ये टैक्स लगाओ, ये नहीं लगाओ। उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है ना, एक बिल्कुल क्लर्क बना के रख दिया है। और वो ये जो मैंने आपके पर्सन की कोई डेफिनेशन नहीं है, यानी एक रिटार्डेड भी लग सकता है, एक पागल भी लग सकता है, कोई डेफिनेशन नहीं है एक्ट के अंदर। मुझे ये बताइए कि क्या होना चाहिए इस वक्त, जो कि वाकई हमारी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दोनों या और लोग जो कि इस मुल्क के खैर खा है, मैं तो इस चीज का अब कायल हो चुका हूं कि इस मुल्क को बचाना है तो इसके मुल्क का जो भी खैर खा है उसको आगे आना चाहिए। सर, आपसे बेहतर कोई इस बात को नहीं जानता। आपका माशाल्लाह से जो एक्सपीरियंस है, दुनिया भर में जब ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जब इमर्ज हुआ है, वो इसलिए इमर्ज हुआ, उसका बैकग्राउंड ये है कि सदियों पहले कि एक मुल्क में कई सकाफत के लोग रहते हैं, कई जुबानों के लोग रहते हैं, कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं, और हो सकता है कोई बहुत मेजॉरिटी में हो और कोई उसकी तादाद कम हो। तो अगर आप जब नेशनल लेवल की और प्रोविंशियल लेवल की, आप स्टेट लेवल की जब पॉलिटिक्स करते हैं तो जो मेजॉरिटी वाला होता है वो अपने लोग भेज देता है। लेकिन दुनिया ने ये जाना कि जो भी माइनॉरिटी में भी जो लोग रहते हैं उनकी भी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। तो इन ऑर्डर टू गेट एवरीबॉडी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, आप उसको माइनॉरिटीज को भी, जो कम तादाद में भी लोग होते, उनको भी आप कुछ ना कुछ इख्तियारात देकर आप उनके गली मोहल्लों के इख्तियारात, हक के हुक्मरानी दे देते हैं उसको। इसी को आप लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। कराची सिंध की अगर आप बात करें और आपको पता है सिंध की डायनामिक्स का कि जब वजीर आला आता है वो इंटीरियर सिंध से आता है और उनका एक एथनिक बैकग्राउंड होता है। अब कराची जो कि 45-50% आबादी वाला शहर है, यहां पर उर्दू स्पीकिंग है, यहां पर पख्तून है, यहां पर पंजाबीज हैं, यहां पर सिंधीज हैं, यहां पर बलोच हैं। अब यहां से तो कभी अर्बन सेंटर तो आपके नंबर्स के हवाले से कभी वजीर आला आ नहीं सकता।
तो क्या करते थे, यहां पे होता था कि भाई आप यहां पर लोकल गवर्नमेंट रखते थे छोटी मोटी, और वहां पर कोई अपना काउंसलर बना लेता था, कोई अपना यूसी नाजिम बना लेता था। तो इस सिटी गवर्नमेंट के कुछ इदारे थे जहां 4 लोगों की नौकरियां हो जाती थी, तो अपनी गली के पानी का निजाम, कोई कचरे का निजाम, कोई रोडों का निजाम, एक मिलजुल कर एक सारा निजाम चल रहा था। आज आप क्या कर रहे हैं कि आप वजीर आला भी हैं और आप आइन के आर्टिकल 140A के खिलाफ वर्जी, 32 के खिलाफ वर्जी, 7 और 8 के खिलाफ वर्जी करते हुए आपका दिल नहीं भर रहा। आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप बरतानिया की जमहूरियत की बात करते हैं, यूरोप की जमहूरियत की बात करते हैं। आप आज उस जमहूरियत के ऊपर कदगन लगाकर आप इस शहर के, जो आपका मैंडेट नहीं है, जब यहां पर आपके लोग नहीं, यहां पर आप उस जो लोकल गवर्नमेंट के जो गली कूचों के अख्तियार वो आप वापस ले रहे हैं। आप वहां पे भी अपनी डोमिनेशन करना चाह रहे हैं। अच्छा मुसा भाई, एक बात चाहिए, देखिए हमने आज से, हाँ ठीक, हाँ होना चाहिए, ठीक सही जी, फरमाइए। मैं अगर आप मुझे 30 सेकंड दें, मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूं। देखिए और साहब, जिस तरह से हमने ये प्रपोजल पेश किया है कि पाकिस्तान में अगर आपने ये नहीं किया तो आपके यहाँ इतनी डिसइंफ्रेंचाइजमेंट फैलेगी कि आप इसको अपनी बंदूकों से नहीं रोक पाएंगे। हल ये है कि जिस तरह से वजीर आजम के डिपार्टमेंट्स आइन में लिखे हुए, जिस तरह से वजीर आला के डिपार्टमेंट्स आइन में लिखे हुए, इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आइन में लिख दिए जाएं। आर्टिकल 148 4 लाइनें हैं कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर विल बी डेलीगेटेड टू द इलेक्टेड मेयर। नहीं, इस 4 लाइन की तशरीह हर वजीर आला अपनी मर्जी से करता है। मैं कहता हूं तशरीह नहीं चाहिए, आप एक पूरा चैप्टर उसके अंदर लिख दें। नंबर 1। नंबर 2 ये, आप एनएफसी अवार्ड में पैसे देते हैं, वजीर आला पीएफसी अवार्ड नहीं देता, वजीर आला पीएफसी अवार्ड नहीं देता। मैं ये कहता हूं कि भाई जब वफाक मेरे नाम पर पैसे दे रही है वजीर आला को, वजीर आला मुझे नहीं करता, तो मेरा पीएफसी अवार्ड भी वफाक मुझे डायरेक्ट दे, मेरा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के वफाक मुझे डायरेक्ट दे, और इस बात को भी आप आईनी कवर दें, इस वाली बात को भी आप आइन में लिख दें। ये 2 बातें सर अगर आप आइन में लिख देंगे, किसी वजीर आला को इसकी तशरीह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पाकिस्तान को बचा लेंगे। वरना हर 2 माह, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, इसके लिए तो इतना बड़ा टॉल ऑर्डर है कि एक जैसे कहते हैं ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, इतने सारे 2/3 मेजोरिटी आए, वो आइन में अमेंडमेंट करे। लेकिन एक देखें एनएफसी अवार्ड जो है उसके अंदर भी करते, उस पर राजी नहीं हो पाते। अगर एनएफसी अवार्ड ये कहे, जो खुद एनएफसी अवार्ड की मीटिंग सेंड करता रहा हूं कि जनाब डायरेक्टली इतने लोग जो हैं वो कराची को पैसे दे दीजिए, इतने लाहौर को दे दीजिए, इतने पिशावर को, इतने कोयटा को, वो कर सकते हैं, उनका इख्तियार मौजूद है। जहां सबवेंशन आ जाती हैं, बाकी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने हाथ में ले सकते हैं, अगर चारों सूबे एग्री करे और मरकज एग्री करे। जो ये नहीं करते, एक तो ये चीज थी। दूसरा मैं आपके अर्ज करना चाहता था कि दुनिया पूरी में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जहां एक से ज्यादा कैपिटल से होते हैं। आप साउथ अफ्रीका को देख लें, खुद जब बरसगीर में बरतानिया में राज होता था यहाँ पर, तो आपको पता है कलकत्ता और उसके बाद बॉम्बे और दिल्ली जो थे, इनका सिस्टम ही अलग होता था। पूरी जगह डिप्टी कमिश्नर होते थे। क्या ऐसा हल भी, अब जब हल तजवीज करने की बात है तो क्या ऐसा हल भी हो सकता है? और दूसरा इसमें ऐड कर दूं कि आपने एमकेएम भी इस निज़ाम की मुखालिफ है, जमात इस्लामी भी मुखालफत कर रही है, तहरीक इंसाफ भी मुखालफत कर रही है, आप भी कर रहे हैं। तो क्या कलेक्टिव प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती जब आपके मकासद देगा, जब आपने यूनानिमसली इसको रिजेक्ट किया है? क्या मिलकर कोई जद्दोजहद नहीं हो सकती, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, मजबूर करें पीपल्स पार्टी को, या कि वापस ले ये सारी चीज़ें? सर पहली वाली बात और यस आपकी बात पे कि जो है वो इट्स अ टॉल ऑर्डर, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, बट हैविंग सेड दैट पाकिस्तान में हमारा ये ख्याल है और हमारा ये मानना है कि अब किसी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आनी। मैं हर वजीर आजम को छोटे छोटे वोट्स चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज पाक से ज़मीन पार्टी के पास कराची का मैंडेट आता है और कल को किसी को पंजाब से वज़ीर आज़म बनना है, तो अगर वो हमसे मांगेंगे कि हमें वोट चाहिए आपके वज़ीर आज़म बनने के लिए, तो मैं उसके एवज उससे वजारतें नहीं मांगूंगा, मैं उससे उसके एवज ओहदे नहीं मांगूंगा। मैं कहूँगा आइए, मैं आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल सही लेकिन बात। आपके नंबर्स और मेरे नंबर्स मिलाकर आए एक आईनी तरमीम मूव करते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं मैं आपको, मुझे एक भी ओहदा नहीं चाहिए, मुझे एक भी वजारत नहीं चाहिए। आप ये काम कर देंगे मेरा मसला, और इस काम में किसी को कोई ओपोजिशन, आई मीन देखें, आप जब सुबह का नारा लगाते हैं हमारे सिंधी भाई नाराज हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं इस वाले काम में कोई नाराज, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, इसमें किसी को कोई एतराज हो नहीं सकता। तो मैं ठीक कह रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब, आपने बड़ी तफसील से इसका हल भी पेश किया और मसाइल की जो है वो निशानदेही भी की। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी मौजू को अपने प्रोग्राम में जारी रखें।